चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा भाग। हम लोगों ने दो भाग में पिछले दो भागों में देखा कि किस तरह से फ्रांस तीन भागों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, जिसमें थर्ड स्टेट वाले को ही सारा कर चुकाना पड़ता था। दो तरह की टैक्सेस थे वहाँ पर और दोनों तरह की टैक्स थर्ड स्टेट वाले को ही चुकाना पड़ता था। एक टाइल मतलब सीधा टैक्स जो सरकार को जाता था, मतलब लुई 16वां को, और एक टाइद जो कि धार्मिक कर था, वो पादरी वर्ग को जाता था, मतलब फर्स्ट स्टेट को। ठीक है, और 90% जो थे वो थर्ड स्टेट वाले थे। ठीक है, इसमें सब ज़्यादातर गरीब लोग भी थे, इसमें कुछ अमीर लोग भी थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस की स्थिति, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई थी। तो नेशनल असेंबली ने फैसला किया कि टैक्स को बढ़ाया जाए। तो टैक्स कौन दे रहे थे? थर्ड स्टेट वाले दे रहे थे। जब थर्ड स्टेट वाले टैक्स दे रहे थे तो थर्ड स्टेट वाले को, और चुनाव हम लोगों ने देखा था कि 300 की संख्या होती थी, जबकि थर्ड स्टेट वालों की संख्या कितनी होती थी? 600 होती थी, लेकिन 600 के बदले उन्हें एक वोट करने दिया जाता था। तो इसी चीज़ की मांग थी कि प्रत्येक आदमी पर एक वोट दिया जाना चाहिए। तो इसमें वो माने नहीं, वो नेशनल असेंबली को छोड़कर निकल गए। तो आगे हम लोग देखते हैं तो निकलने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, और बाकी जो दो पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पर आकर चेक कर लीजिए और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सहायता करें। चलिए तो देखते हैं हम लोग ये 20 जून आखिर है क्या चीज़। 20 जून को वर्साइल का इंडोर स्टेडियम जो है वहाँ पर नेशनल असेंबली को लोग जमा होते हैं, जो कि थर्ड स्टेट वाले लोग थे, जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे थे थर्ड स्टेट का। तो कहाँ पर जमा होते हैं? 20 जून को वर्साइल के इंडोर स्टेडियम में, और तय किया जाता है कि अब से नेशनल असेंबली जो है वो हम लोग खुद अपने आप को नेशनल असेंबली हम लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, सरकार का जो लुई 16वां का जो नेशनल असेंबली है वो हम लोग नहीं मानेंगे। इनका लुईस 16, ये कौन थे? ये वहाँ के राजा थे। कहाँ के? फ्रांस के राजा थे। ठीक है, तो 20 जून को तय किया गया, नेशनल असेंबली खुद को घोषित कर दिया। किन लोगों ने? थर्ड स्टेट वालों ने घोषित कर दिया। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं 14 जुलाई 1789, ये प्रमुख दिन था। ठीक है, इस दिन बास्तिल का किला मतलब तो समझ रहे हैं, एक बड़ा ऐसा मकान, बहुत बड़ा मकान, आलीशान मकान, किला। ठीक है, राजा महाराजा जो पहले बनाया करते थे। ठीक है, तो बास्तिल का किला एक्चुअल में है क्या वहाँ पर फ्रांस में? तो ये सिर्फ एक लोगों के लिए एक जेल नुमा घर था कि जो लोग सरकार के विरुद्ध सवाल उठाते थे, सरकार के विरुद्ध काम करते थे, सरकार के को कोई भी प्रश्न पूछते थे, उनको सीधा जेल में डाल दिया जाता था। कहाँ पर? बास्तिल के किले में। एक प्रकार के लोगों द्वारा कहा जाता था कि ये नर्क का घर है। कौन सा? बास्तिल का किला। तो हम लोगों ने समझा कि बास्तिल का किला क्या चीज़ है। तो 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्या चीज़ हुआ कि बास्तिल के किले को ढा दिया गया। किसके द्वारा ढा दिया गया? लोगों द्वारा। क्यों ढा दिया गया? कि वहाँ पर बंदी लोग को रखा गया था, इसलिए लोगों के द्वारा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को इस किले को ढा दिया गया। ठीक है, और धीरे धीरे वहाँ पर स्थिति हम लोगों ने पहले देखा था कि वहाँ पर ज़्यादा लोग पाव रोटी खाने को पसंद क्या करते हैं। ठीक है, किसको पसंद क्या करते हैं? पाव रोटी खाने को पसंद क्या करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पाव रोटी की जो मांग थी वो बढ़ने लगी और खपत जो था वो ज़्यादा बढ़ने लगा, लेकिन जितनी मांगे थी उतनी पाव रोटी मिलने नहीं लगी, तो लोगों ने धावा बोल दिया। तो स्थिति का ये आलम हुआ कि धीरे धीरे लोग जब बहुत ज़्यादा मतलब आतंकित हो गए और सरकार के खिलाफ आवाज़ ज़्यादा जोर होने लगी इसमें। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जब वहाँ पर बास्तिल का किला ढा दिया गया तो लुई 16वां को लगा कि अब हमारे कब्जे में फ्रांस रहा नहीं, तो इससे बेहतर है कि क्यों ना हम नेशनल असेंबली को मान्यता दे दें। तो नेशनल असेंबली को इन्होंने मान्यता दे दिया लुई 16वां ने। ठीक है, और इनकी जो शर्तें थी उन सभी शर्तों को मानकर मान्यता दे दी। शर्तें थी कि जो चीज़ें थी पहले से कि हमें वोट का अधिकार मिले, हमें और भी चीज़ों का अधिकार मिले, सरकार की जो शक्तियाँ वो कम हो, इन सारी चीज़ों को मान्यता दे दी गई। ठीक है,
और 4 अगस्त 1789 को क्या चीज़ होता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। 4 अगस्त 1789 को होता यह है कि वहाँ पर 2 तरह की जो टैक्सेस थी, टाइल और ताइद, ठीक है, 2 अलग अलग तरह की। तो इन चीज़ों को पर कर जो लगाया जाता था वो पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया कर वहाँ पर, और सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट वाले के ऊपर धावा बोल दिया गया। और इसका आलम ये हुआ कि सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट वाले भागने लगे छोड़कर, और सारी चीज़ों का टैक्स खत्म कर दिया गया, ठीक है। पूरी तरह से नेशनल असेंबली ने कब्जा कर लिया। जो नई नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट को द्वारा बनाई गई थी, पूर्णतः कब्जा कर लिया गया। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया गया। और जो राज कर रही थी पहले से वो बर्बन फैमिली मोनार्क, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, ठीक है। हम लोगों ने पहले देखा यहाँ पर किस तरह संविधान को उन्होंने अपने आप को इन लोगों को सौंप दिया कि आप लोग ठीक है जैसा चलाइए, आप लोगों की मर्जी। तो आगे देखते हैं क्या चीज़ होता है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा तो 1791 ईस्वी में क्या होता है, वहाँ का फ्रांस का जो है वो नेशनल असेंबली बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। कहाँ का? फ्रांस का नेशनल असेंबली बनकर तैयार हो जाता है, एक संविधान बनकर तैयार हो जाता है। संविधान का प्रारूप क्या था? संविधान का प्रारूप ये था कि सक्रिय नागरिक जो थे, सक्रिय नागरिक 40 लाख लोग, 2.8 करोड़ हम लोगों ने पहले देखा कि उनकी जनसंख्या कितनी थी, 2.8 करोड़। 2.8 करोड़ में 40 लाख लोग जो सक्रिय लोग थे, मतलब सक्रिय लोग कौन कौन लोग? वोट के अधिकार के लिए कौन लोग थे? वोट के अधिकार के लिए मतलब जो 3 दिन का जो मजदूरी है इतना बराबर वो टैक्स सरकार को चुका सके, इतना बराबर, तो वो लोग सक्रिय लोग थे, 40 लाख लोग, ठीक है। ये लोग वोट कर सकते हैं। इन लोगों के वोट के कारण कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? 50,000 पुरुष का सिलेक्शन होता है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार वहाँ पर नहीं दिया गया था उस समय, ठीक है। और बाद में हम लोग जानेंगे कैसे कैसे महिलाओं को भी वहाँ पर अधिकार मिला। तो 50,000 पुरुषों का सिलेक्शन क्या आता है? वोट के लिए, ठीक है, यहाँ पर नेशनल असेंबली के लिए। तो नेशनल असेंबली जब 50,000 पुरुष का सिलेक्शन करने के बाद ये सिलेक्शन करती है फिर 745 नेशनल असेंबली सदस्य, ये निर्वाचक सदस्य, ये वोट करने वाले सदस्य थे, ठीक है। ये 745 नेशनल असेंबली का जो सदस्य था उनको इनके द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अब नेशनल असेंबली किसको चुनती है? ये विधायिका को चुनती है कि जो कानून बनाए, जो सारा चीज़ करे, वो कौन चुनती है? नेशनल असेंबली चुनती है। और नेशनल असेंबली के द्वारा ही सम्राट को भी चुना जाता है और नेशनल असेंबली के द्वारा मंत्री को भी चुना जाता है। पूरी तरह सम्राट है, मंत्री भी है, मतलब दोनों है, लेकिन पूरे फ्रांस में इन्हीं का पावर चलता है, इन्हीं के इशारे पर सम्राट और मंत्री चलेंगे। ये 745 सदस्यों के इशारे पर चलेंगे, ठीक है। और इनके द्वारा ही न्यायाधीश, मतलब जो लोग जो न्याय करते हैं, मतलब तो इनके द्वारा ही चुना जाएगा। किनके द्वारा? सक्रिय नागरिक जो 40 लाख लोग सीधे चुने जाएंगे 2 तरह से, एक तरह से इधर से चुने जाएंगे, एक तरह से इधर से। तो हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इससे आगे चलिए देखते हैं फ्रांस में राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की शुरुआत कैसे हुई। तो फ्रांस में मोनार्की शासन कर रहे थे बर्बन फैमिली, 16 पीढ़ी शासन कर चुकी थी लुई 16 की, और लगातार शासन कर रही थी। तो धीरे धीरे लोगों में एक उबाल पैदा हुआ और सरकार जो लगातार राज कर रही थी उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, ठीक है। किनको? लुई 16 को। और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे जैकोबिन क्लब के लोग नेशनल असेंबली पर हावी होते हैं और धीरे धीरे वो सत्ता में काबिज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लुई 16 जो थे लगातार राज कर रहे थे वहाँ पर। अब इनका सत्ता हाथ से जाना तो इनको गवारा नहीं लग रहा था। जब गवारा नहीं लग रहा था तो इन्होंने सोचा कि बगल के देश को आगाह कर दिया जाए कि चलिए भैया, हमारी सत्ता हमारे हाथों से जा रही है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। किनको? ऑस्ट्रिया और पर्शिया, ठीक है। इन 2 देशों के राजाओं को खत लिखा गया। किनके द्वारा? लुई 16 के द्वारा खत लिखा गया और ये लिखा गया कि चलिए आइए आप हमारे लिए युद्ध लड़िए, ठीक है, युद्ध कीजिए। जब हम सत्ता में काबिज हो जाएंगे, जब हमारी ज़रूरत आपको पड़ेगी तो हम भी आपको सहायता करेंगे। एक और चीज़, ये चीज़ कि अगर आप हमारे लिए अभी नहीं भी लड़ते हैं तो धीरे धीरे जिस स्थिति में हमारे यहाँ जनता ने हमारा स्थिति पैदा कर दिया है, ये स्थिति आपके यहाँ भी हो सकती है। जनता द्वारा जिस तरह हमें सत्ता से बेदखल किया गया, आने वाले दिनों में हमारे यहाँ को देखकर आपके यहाँ भी जनता आपको सत्ता से बेदखल कर देगी। तो इन लोगों को लगा कि सही मायने में ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसी स्थिति बन ही रही थी कि नेशनल असेंबली को ये चीज़ पता चल गई कि ऐसा षड्यंत्र लुई 16 जो थे वो रच रहे हैं। तो नेशनल असेंबली के जो लोग थे उन्होंने पूरे देश में इस तरह का डंका पिटवा दिया और थर्ड स्टेट वाले लोगों को पूरी तरह से तैयार होने के लिए कहा दिया गया और अंततः युद्ध की घोषणा कर दी गई।
ठीक है। अप्रैल 1792 में युद्ध की घोषणा कर दी गई। किनके खिलाफ? ऑस्ट्रिया और पर्सिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई। युद्ध का आलम ये हुआ कि थर्ड स्टेट वाले लोग जो थे वो पूरी तरह से जान माल हर तरह से उन्होंने इस युद्ध में शामिल अपने आप को किया और बहुत बुरी हार दिखाई यहाँ पर ऑस्ट्रिया और पर्सिया के। अब तो यहाँ पूरी तरह से ये टूट गए लुई 16। इन्हें अंतिम आसरा था कि ये दोनों अगर हमारे लिए लड़ेंगे, नेशनल असेंबली को हरा देंगे तो हम फिर से सत्ता में काबिज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इनको बुरी हार मिली, तो यहाँ से इनका आसरा खत्म होता दिखने लगा। ठीक है, लुई 16 का 1792 का ये घटना था। 10 अगस्त 1792 को क्या होता है कि ये लोग कहाँ पर रह रहे थे? वर्साइल के किले में रह रहे थे। वर्साइल एक सिटी है फ्रांस का। तो वर्साइल का किला हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कितना महंगा और खर्चीला ये पैलेस था, वर्साइल पैलेस। तो यहाँ से यहाँ पर नेशनल असेंबली के लोगों द्वारा धावा बोलकर इनको जेल में डाल दिया गया। किनको? लुई 16 को। ठीक है, और ये लगातार जेल में ही रहने लगे। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर कानून में और परिवर्तन होने लगा। ठीक है, तो अंत में पूरी तरह से जो राजतंत्र था उसको खात्मे के लिए इनको फांसी पे लटका दिया गया जनवरी 1793 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से राजतंत्र खत्म और गणतंत्र शुरू। तो पूरी तरह से ये गणतंत्र यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब किनके हाथों में सत्ता चली जाती है पूरी? जैकोबिन क्लब। ये बहुत फेमस है, नाम पूरे विश्व में शुरू हुआ और ख़ास करके राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान जैसे लोग भी इससे खासे मतलब इनको देख के उन्होंने कॉपी किया, अपने आप को उस काबिल बनाने को सोचा जैकोबिन क्लब। और खुद मेंबर भी थे इनके वो लोग। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब के जो हेड थे वो कौन थे? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, ये हेड थे। ये बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो बोलिए, वो मतलब मुख्य किरदार जो फ्रांस के जो थे नेशनल असेंबली के, वो ये बने। ठीक है, इन लोगों में ज़्यादातर लोग कौन से लोग थे? अमीर वर्ग के लोग थे। ठीक है, कौन लोग? अमीर वर्ग के लोग। और सत्ता इनके हाथों में, जैकोबिन क्लब के हाथों में चली गई। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हुआ फ्रांस में इसके बाद। जब जैकोबिन क्लब सत्ता में थी तब और नेशनल असेंबली के लोग राज कर रहे थे कहाँ पर? फ्रांस में। तो एक चीज़ें वहाँ पर थी कि दास प्रथा। दास प्रथा इनका बड़ा मतलब महत्व रहा वहाँ पर। दास प्रथा हम लोग जान रहे थे कि इन लोगों के साथ बड़ा ज्यादती किया जाता था। इन लोगों को बेड़ियों में जकड़कर समुद्री यात्रा से 3 महीने का समुद्री यात्रा जो था वो अफ्रीका, वेस्ट इंडीज वगैरह भेज दिया जाता था काम करने के लिए खदानों में, और बदले में इन लोगों को मात्र एक टाइम का खाना दिया जाता था। किन लोगों को? दास प्रथा के तहत जो लोग ले जाए जाते थे। ठीक है, तो नेशनल असेंबली द्वारा सोचा गया कि क्यों ना, और व्यापारियों द्वारा भी सोचा गया क्यों ना इनका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अपने कामों में, खदानों में जो काम करते थे इनको बेहतर कामों में उपयोग किया जाए। तो बेहतर कामों में उपयोग के लिए क्या किया गया कि इनको मुक्त कर दिया गया। 1794 ईस्वी में दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। तो कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस में पहली बार जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी तो उसके बाद सबसे सर्वप्रथम दास प्रथा कब खत्म किया गया था? तो आंसर होगा 1794 ईस्वी में। ठीक है, अब 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी का जो दौर था, ये दौर बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति वाला रहा। कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है, इसको आतंक राज भी बोला जाता है। आतंक राज भी बोला जाता है। किनको? ये वो दौर, 1 साल को जो दौर था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रूर बनते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने मजदूरों का जो बेचने का सामान था उनका रेट तय कर दिया था। ठीक है, हर चीज़ों में पूरी तरह से वो बहुत ज़्यादा कड़े हो गए थे। लोगों को लगने लगा था कि यार लुई 16 तो थे इस तरह, और हमारे साथ अब इस तरह से ज़्यादती क्यों हो रही है। ठीक है, और इस 1 साल के दौर में बहुत ज़्यादा मतलब क्रूरता के साथ पेश किया गया फर्स्ट स्टेट और सेकेंड वाले स्टेट के साथ। ठीक है, और स्थिति ये हुई कि एक प्रकार का एक मशीन था, गिलेटिन मशीन। ये कुछ इस तरह का एक खंबा और यहाँ पर एक धारदार हथियार रखा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर इंसान का जो गर्दन रखा जाता था। ये हथियार जब यहाँ पर जब गिरेगा तो इनका सर धड़ से अलग। तो इसका नाम क्या था?
गिलेटिन, गिलेटिन एक प्रकार का वहाँ पर बनाया गया था। ये डॉक्टर गिलेटिन के द्वारा बनाया गया था, साइंटिस्ट थे डॉक्टर गिलेटिन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो शासन था 1793 से 1794 का, तब तक बहुत भयावह स्थिति में रहा पूरा फ्रांस। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से अब स्थिति उथल पुथल तो और ज़्यादा होती चली गई। इसी बीच एक इंसान जो था वो चर्चा में आता रहा लगातार, उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये व्यक्ति ज़्यादातर चर्चाओं में रहा। फ्रांस में सेनापति हुआ करते थे, पूरे फ्रांस के जो हेड हुआ करते थे ये। ठीक है, तो ये 1794-96 के आसपास सत्ता में आने के लगभग थे, लेकिन इतनी उथल पुथल हुई कि इनका रास्ता वहाँ पर कट गया। लेकिन अंततः ये 1804 ईस्वी में फ्रांस के नेशनल असेंबली जो जिस तरह बनते थे ये उनके द्वारा बना। लोगों को लगा कि सेना से आए हैं तो हमारे लिए ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत क्रूर होते गए और अपने आप को उन्होंने वहाँ पर सम्राट घोषित कर दिया अपने आप को, और किसी की नहीं मानने लगे, बस अपना ही। इनका मानना था कि ये पूरे यूरोप को जीतकर अपने अंदर अपने राष्ट्र में मिलाने का इनका सोच था, जो कि आधा तो पूरा हुआ, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इनके द्वारा जो मुख्य चीज़ें थी वो थी नाप तोल प्रणाली। पूरे फ्रांस में अलग अलग राज्यों में, जैसे हमारा देश भारत है, यहाँ पर झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी वगैरह में हर जगह एक नाप तोल चलती है। लेकिन फ्रांस में क्या था कि नाप तोल अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की नाप तोल थी। ठीक है, तो जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने सबसे पहले उन चीज़ों को ख़त्म किया। ठीक है, और इसके बाद जो चीज़ें थी, इसके बाद नाप तोल के बाद करेंसी थी, करेंसी भी अलग अलग तरह की चलती थी, उनको भी उन्होंने करेंसी को भी ख़त्म किया। लेकिन दास प्रथा फिर से 1804 ईस्वी में फिर से शुरुआत इन्होंने कर दी, दास प्रथा। ठीक है, तो दास प्रथा की शुरुआत कर दी नेपोलियन बोनापार्ट ने। और नेपोलियन बोनापार्ट अंततः इनकी हार कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। अगले हम लोग जो देखेंगे अगले क्लास में, 10वीं क्लास में, जब यूरोप का जब लोग देखेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से नेपोलियन वाटरलू युद्ध जो 1815 उनकी हार हुई कैसे इन चीज़ों को आगे देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक कहानी भी बहुत प्रसिद्ध हुई उस समय। बहुत जानबाज सिपाही हुआ करते थे, तो चलिए एक कहानी सुना देते हैं उनके बारे में। छोटी सी कहानी है, बिल्कुल ज़रूर सुनिएगा। ठीक है आप लोग। तो एक बार की बात है, अपने सेनाओं के साथ जा रहे थे वो कहीं, आल्प्स पर्वत एक पड़ता है फ्रांस में, वो यूरोप में, तो वो उनको पार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक बुढ़िया मिली, तो बुढ़िया ने कहा, सेनाओं के साथ खड़े थे सेनापति नेपोलियन, तो कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? बोला आल्प्स पर्वत जो दिख रहा है इसके पार करके हम जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं युद्ध करने के लिए। बोला बेटा इस जो पहाड़ है ना आल्प्स पर्वत, इसको पार आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो इनको बड़ा असर हुआ, इनको किसी चीज़ में ना सुनने की आदत नहीं थी, तो इनको जिद हो गई कि नहीं हम तो पार करेंगे। तो सेना लोग जितने थे वो कहने लगे कि नहीं हमें मरना नहीं है, आप जाओ हम वापस चलते हैं। तो नेपोलियन ने कहा चलो ठीक है, हम लोग जहाँ तक हो सके चलते हैं, जहाँ से हम लोगों को लगेगा कि नहीं हम लोग को लौट आना चाहिए तो हम लोग लौट आएंगे। तो धीरे धीरे चलने लगे नेपोलियन, पीछे पीछे उनके सैनिक भी चलने लगे। तो कुछ दूरी पे गए तो फिर सेना लोग पूछते सेनापति से, महाराज कितनी दूर और चलना है जहाँ पर आल्प्स पर्वत है? तो नेपोलियन ने कहा कि चलिए थोड़ी दूर और चलते हैं हम लोग, ठीक है, शायद बेहतर तौर पे दिख जाए वहाँ से। इस तरह चलते रहे। कुछ दिनों के बाद जब एक मैदान में पहुँच गए, तो काफ़ी ऊंचाई के बाद मैदान में, तो लोगों ने फिर से सेना लोगों ने कहा कि महाराज कितनी दूर और चलना है? तो नेपोलियन ने कहा कि आप लोगों को पता है हम लोग आल्प्स पर्वत जो है वो पार कर चुके हैं। तो इन्होंने दिखाया कि किसी चीज़ को अगर मन से जुनून से किया जाए तो वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इनके बारे में, एक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में स्पेशल स्टोरी हम लाएंगे, उसके बारे में आपको ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो आप लोग देखिएगा। आज का आपको टॉपिक कैसा लगा ज़रूर शेयर करें। और एक चीज़, फ्रांसीसी क्रांति से सीख पूरे दुनिया को मिली, ठीक है, कि कैसे एक क्रांति आई छोटे स्तर पर और धीरे धीरे क्रांति में बदली और पूरे विश्व ने इस क्रांति को अपनाया। यहाँ तक कि अपने देश में भी इसको अपनाया, अलग अलग जगहों में, और पूरे विश्व में अपनाया। और फ्रांसीसी क्रांति से बहुत सारी सीख मिली दुनिया को। तो चलिए इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया।